नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा, कहा स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने को मजबूर। प्रशासन से विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी की अपील। मध्य प्रदेश के गुना में बवाल पर पुलिस एक्शन में, शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। हिंदू संगठनों की आरोपियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। अमित शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और नवाचारों को किया जाएगा प्रदर्शित। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। राष्ट्रपति और पीएम ने दी शुभकामनाएं। पंजाबी और सिख नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है बैसाखी। और जलियांवाला बाग नरसंहार की आज 106वीं बरसी। 1919 में आज ही के दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक एकत्रित हुए हजारों निहत्थे भारतीयों पर ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से बरसाई थीं गोलियां। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 से अधिक हिंदुओं को नदी पार कर पार लालपुर हाई स्कूल, देवनापुर, सोवापुर ग्राम पंचायत, वैष्णव नगर, मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि बंगाल में धार्मिक उत्पीड़न वास्तविक हो गया है। उन्होंने आगे लिखा कि टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति ने कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दिया है। हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। हमारे लोग अपनी ही जमीन पर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कानून और व्यवस्था को इस तरह से बिगड़ने देने के लिए राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैं जिले में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वे इन विस्थापित हिंदुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें और इस जिहादी आतंक से उनके जीवन की रक्षा करें। सुवेंदु अधिकारी ने लिखा कि बंगाल जल रहा है, सामाजिक ताना बाना टूट चुका है, बस बहुत हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स एक्शन में आ गई है। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के महानिरीक्षक ने पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके बाद शांति स्थापना के लिए बीएसएफ की 5 टीमें भेजी गई हैं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हमें उनके साथ मिलकर इस स्थिति में काम करना है, बस इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ। हमने 5 कंपनियां अपनी पुलिस की हेल्प के लिए भेजी है और वो पुलिस के जहां उन्होंने डिप्लॉय किया वो उन्हीं के साथ है। जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेंगे और पुलिस के साथ हेल्प करेंगे। हम कोई इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहे हैं, हम पुलिस की हेल्प के लिए आए हैं। तो जैसा पुलिस चाहेगी हमसे उसी तरीके से करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। प्रसन्नजीत, जैसे कि अभी हमने जाना कि मुर्शिदाबाद में भाजपा का हिंदुओं के पलायन का दावा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्कूल और ग्राम पंचायतों में शरण लेने पर हिंदू मजबूर हो गए हैं और साथ ही साथ प्रशासन से भी अपील की गई है कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। रेशमा, देखिए, पहले तो एक बात कह दूं कि अभी अभी हमें खबर मिला है कि कोलकाता से सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी भेजा जा रहा है मुर्शिदाबाद के लिए। हो सकता है कि वो दोपहर तक मुर्शिदाबाद पहुंच जाए। और जैसे बीएसएफ की अफसर ने बताया कि वो जिस तरह के ऑर्डर कल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, इससे इस सारे जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये सिर्फ पुलिस को मदद करने के लिए है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक टेंडेंसी हम कल से देख रहा हूं कि सारे के सारे जिम्मेदारी पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर थोपने का। इसीलिए शायद बीएसएफ की अफसर साहब ने भी सीधी तरह से कोर्ट की जो बिल्कुल अभी हमने देखा उस राय को स्पष्ट कर दिया। पहली बात। दूसरी बात है कि
ये जो पलायन की बात है, एक्सोडस की बात है, हम दिखा रहे हैं रात का फुटेज, दिन में भी फुटेज आ गया। अब भूगोल को समझ लीजिए कि ये नदी की उस पार गंगा नदी, गंगा नदी, आप समझ लीजिए देश की धड़कन है गंगा नदी। गंगा नदी के उस पार मुर्शिदाबाद की धुलियान और इस पार मालदा की कुछ जगह जहां की नाम आपने उल्लेख किया है। तो आज दिन में भी ये 400, अब 400 नहीं रहे, शायद 1000 के पास पहुंच गए हैं। सारे हिंदू अपने जो पूरे धुलियान इलाका है या शमशेरगंज इलाका है वहां से पलायन कर गया और वो मालदा में आके अलग अलग स्कूलों में अपना शरण लिया है। और समाज की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इनका जिम्मेदारी लिया गया। प्रशासन की कोई भूमिका अभी तक देखने को मिल नहीं रहा है। और वहां पे जो हमारे पत्रकार लोग बात किया है इनसे, बोला कि हमारे कुछ भी बचा नहीं है, मतलब रहने का जगह, खाने का तो दूर की बात है, रहने का भी जगह बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरे एक स्वाधीन हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने घर से इस तरह से बेघर होकर पलायन करना पड़ रहा है। रेशमा, बिल्कुल प्रसन्नजीत, हम देख रहे हैं कि लगातार जो ममता बनर्जी हैं सवालों के घेरे में नजर आ रही हैं और बार बार उन पर आरोप भी लगाए जाते हैं। और ऐसा देखा भी जा रहा है कि हर तरह से वहाँ जो हिंदू समुदाय है उन पर ज्यादतियाँ की जाती हैं और उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। अब अगर हम ये माने कि इंतजामिया या फिर वहाँ का जो प्रशासन है कुछ करने की कगार पर आ रहा है या नहीं? नहीं, देखिए यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है। इस जो दंगाई का दंगा है, इस दंगाई लोगों का दंगा को पहले वाकफ की खिलाफ बताया जा रहा था, चाहे वो ममता बनर्जी की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस शासन और प्रशासन की तरफ से हो। लेकिन अब एक बात साबित हो गया है कि ये वाकफ एक बहाना है। वैसे जो मुर्शिदाबाद है वो ऑफिशियली 2011 की सेंसस के हिसाब से 66% मुसलमान है वहां पे, लेकिन वास्तव में लोगों का कहना है कि 70% वो पार कर गया है। तो इस तरह से जो कुछ दिन पहले मालदा की मोथाबाड़ी में आपने देखा था, वहां पे सिर्फ 15% हिंदू है। तो समझना ये जरूरी है, क्या ये एक ब्रॉडर डिजाइन की तरह एक वाकफ को बहाना बना के या किसी दूसरे चीजों को बहाना बना के ये मालदा और मुर्शिदाबाद में क्या 100% मुसलमान जनसंख्या करने की एक साजिश रचा गया है? क्योंकि नहीं तो पहले इस तरह से पलायन हम देखते नहीं थे। तो इस बार ऐसे योजनाबद्ध तरीका से मुसलमानों की तरफ से आक्रमण किया गया कि अब हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है अपने अपने घर से। और आज सुबह की घटना मैं बता रहा हूं कि जंगीपुर, जिस जगह से इस सारे तनाव की शुरुआत है, उस जंगीपुर में जिस तरह से मंदिर तोड़ा गया है, जिस तरह से मूर्तियों को तोड़ा गया है, तो लोग वहां पे पूरा हैरान है कि जिन बच्चे को जिस तरह से बोल रहे हैं कि 10 से 20 के आसपास या 22 के आसपास बच्चे लोग आके ये सब दंगा कर रहे हैं। और ये कहां से है? इसका मुंह चेहरा ढका हुआ है। क्यों? मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ वाकफ नहीं है, बिल्कुल वाकफ नहीं है, इसके पीछे और कोई साजिश है। रेशमा, बिल्कुल ऐसा माना जा रहा है कि जब से वक्फ बिल की बात हो रही है तब से वहाँ पर जो दंगे हैं वो भड़कते जा रहे हैं और ख़ास तौर से जो हिंसा देखने में आ रही है वो इसी बिल के पास होने के बाद से आई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जब भी कुछ भी हुआ है, किसी एक चीज को बहाना बनाना यहाँ पे एक मैं कहूंगा कि एक तरीका बन गया है। जैसे उस दिन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बता रहा था कि 2 साल हो गया सीएए में, इसमें आप बताइए किसी एक मुसलमान का नागरिकता गया कि नहीं गया। तो ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि आप सीएए को बहाना बना के वहां से हिंदू को खाली कराने के लिए मजबूर कर दिया था। और जिस तरह से जो सरकार की संपत्तियां है वो तोड़ा गया था, आगजनी किया गया था और पूरे बंगाल को 7 दिन तक जलते हुए हम लोगों ने देखा है। वैसे ही नुपुर शर्मा के समय पे हमने देखे थे और इस बार भी। तो मतलब मेरा कहना है कि या लोगों का कहना है, जो जानकार है उनका कहना है कि ये चाहे वो नुपुर शर्मा की विवाद हो, चाहे वो सीएए हो, चाहे हो वक्फ हो, ये सारे के सारे एक बहाना है। और ये जो सारे तो दक्षिण दिनाजपुर से लेकर साउथ 24 परगना तक अगर आज की सेंसस हो जाए तो देखा जाएगा कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली मुसलमान मेजॉरिटी माना जाता था,
अब हो सकता है कि 7 डिस्ट्रिक्ट मुसलमान मेजॉरिटी या 50-50 की जगह पे आ जाए, और जहां पे मेजॉरिटी हुआ करता था 66% हुआ करता था, वहां पे 80% तक हो गया है। और इसको 100% करने की एक तरीका है ये इस तरह से। और शासन और प्रशासन आंखें मूंद कर पूरी स्थिति का वैसे बने होने दे रहा है। और बिल्कुल। ऊपर से मैं बताऊंगा कि इसको बढ़ावा देने की काम किया जा रहा है, और इसे और आंख मूंद के बैठे हुए हैं बिल्कुल, पुलिस यानी और कहा जा सकता है सरकार। कि तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो इस वक्त वहां देखने को मिल रही है और प्रशासन की ओर से अब तक कोई साफ बयान भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गई शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना से इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया है। घटना उस समय हुई जब बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा उर्फ गब्बर कुशवाहा और उनके समर्थकों की अगुवाई में श्रद्धालु शोभा यात्रा निकाल रहे थे। शोभा यात्रा जब कर्नलगंज क्षेत्र में मस्जिद के पास से निकल रही थी, तब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा में बज रहे डीजे को बंद करने को कहा। डीजे बंद नहीं होने से नाराज उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके कारण भगदड़ मच गई। हमले में बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा के 11 वर्षीय बेटे अकुल कुशवाहा सहित शोभा यात्रा में चल रहे कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी संजीव कुमार सिन्हा और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने लगे। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और मामले की जांच की जा रही है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने पथराव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी पार्षद गब्बर कुशवाहा ने सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें दो समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पे गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में संभल जिले की प्रसिद्ध जनेटा शरीफ दरगाह में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं और प्रशासनिक जांच में पता चला कि दरगाह कमेटी वक्फ संपत्ति का निजी इस्तेमाल कर रही है। जांच में ये भी उजागर हुआ है कि कमेटी ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ईदगाह का निर्माण कर रखा है। पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति के हिसाब किताब के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की गई है। शिकायतकर्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि गाँव जनेटा में उनके पूर्वज मौजा मियां शाह के मजार पर हैं। इसके अलावा क्षेत्र में कई अन्य मजार भी हैं और उनके साथ वक्फ की जमीन जुड़ी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शाहिद मियां ने वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और वहां झोला छाप अस्पताल भी चलाया जा रहा है। जावेद ने यह भी बताया कि दरगाह कमेटी हर साल उर्स के आयोजन से लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई करती है, जबकि शपथ पत्र में ये दर्शाया गया कि उर्स से कोई आय नहीं होती। उन्होंने साइकिल स्टैंड को भी ठेके पर देने और उसे पैसे कमाने की बात कही है। जनेटा में एक दादा मौजूद शाह साहब का मज़ार है, उसके साथ साथ वक्फ की ज़मीन है वहाँ पर। तो वक्फ की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है सैयद शाहिद मियां ने। वहाँ पर बहुत बड़ी इनकम होती है, हर साल 2.5-2 करोड़ रुपए कमाते हैं वो। के बावजूद वक्फ बोर्ड को कोई किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया है और किसी तरीके की कोई आमदनी नहीं दिखाई गई है। मेरे द्वारा शिकायत डीएम साहब से भी की गई और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से भी की गई। श्रीमान लेखपाल तहसीलदार साहब गए थे और लेखपाल महोदय भी गए थे। उन्होंने वक्फ के कागज मांगे हैं उनसे और आय व्यय का ब्यौरा मांगा है। उनके पास कोई वो दिखा पाए नहीं दिखा पाए ये तो नहीं पता होगा अधिकारियों को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां वे भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में भाग लेंगे। अमित शाह की उपस्थिति में ही एमपी डेयरी फेडरेशन और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के बीच MOU पर हस्ताक्षर होंगे। साथ ही अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगे। नागालैंड ने शनिवार को पहली बार राज्य स्तरीय मेगा कानूनी सेवा शिविर का आयोजन किया गया।
केंद्रीय कानून और न्याय तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सर्वोच्च न्यायालय के 3 वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह के साथ साथ गुवाहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ने कोहिमा में आयोजित मेगा कानूनी सेवा शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मेगा कानूनी शिविर उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद करता है जो कानूनी सलाह और सहायता के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यह कानूनी समस्याओं का सामना करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करता है, न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करता है और भारतीय संविधान की कानूनी संस्कृति को बढ़ावा देता है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सभी अधीनस्थ न्यायालयों के नेतृत्व में देश के कानूनी समुदाय ने न केवल कानूनी क्षेत्र में भारत के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सभी नागरिकों की समानता को बनाए रखने और शांतिपूर्ण सामाजिक ताने बाने तथा देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कश्मीर में किए जा रहे कृषि क्षेत्र में सुधारों के परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में कश्मीर में इस साल सरसों के उत्पादन में तेज वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। जहां पिछले वर्ष कश्मीर में 1,07,076 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, वहीं इस वर्ष 1,43,476 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि को क्षेत्र के खाद्य तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है और आयातित सरसों तेल पर निर्भरता 2 साल पहले 70% से घटकर 2025 तक 40% हो जाएगी। गौरतलब है कि कश्मीर में सरसों की बुआई पारंपरिक रूप से अक्टूबर-नवंबर में की जाती है और बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ खिलने के बाद मई में इसकी कटाई की जाती है। उत्पादन में वृद्धि से उत्साहित घाटी भर के किसानों ने पिछले साल की तुलना में बेहतर पैदावार की सूचना दी है, जिससे इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई है। और देश की आज़ादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। वे वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था, जब जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का एक ही रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोग भाग नहीं सके और कई लोगों की जानें चली गई थीं। इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था।
उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। और देश भर में आज बैसाखी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में श्री आनंदपुर साहिब स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के त्यौहार का देश की कृषि व्यवस्था में भी बेहद महत्व है। बैसाखी से ही किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। ये त्यौहार समृद्धि और सफलता लाने और अनुष्ठानों और समारोह के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने के लिए जाना जाता है। बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी और वैशाखादी और पुतांदु पिरापू पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि वैशाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोयला, बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांदु पिरापू के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद और समृद्धि की कामना की है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद, खुशी और समृद्धि लाए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। और केरल के कोल्लम में स्थित है भव्य जटायु नेचर पार्क। ये एक इको पार्क है जो राजधानी तिरुवनंतपुरम से करीब 50 किलोमीटर उत्तर में है। ये केरल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निर्मित पहली पर्यटन परियोजना है। यहाँ बनी जटायु की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है। मान्यता है कि रामायण में आने वाला जटायु रावण युद्ध यही हुआ था। जब रावण ने सीता का अपहरण करने की कोशिश की तो उसने जटायु के पंख काट दिए थे और मान्यता है कि जटायु के पंख इसी पहाड़ी पर गिरे थे। Jatayu, the great giant bird, was fight against Ravan, and Ravana was chopped off one of Jatayu's wings. And after the fight, Jatayu was fallen on this particular rock. That is what we believe. Sita was abducted by Ravan, and then after the fight, Rama came here, this rock, and met Jatayu and gave salvation. This is the basic story of this holy rock. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर टैरिफ पर ट्रंप ने यू टर्न लिया है। रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोके जाने के फैसले के बाद ट्रंप ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, चिप्स आदि इलेक्ट्रॉनिक्स को रेसिप्रोकल टैरिफ से छूट दी है। इस फैसले से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर लागत का दबाव कम होगा क्योंकि इन चीज़ों की कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस फैसले से एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को फायदा हो सकता है। ओमान की राजधानी मस्कट में परमाणु वार्ता के समापन के बाद अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने अगले सप्ताह आगे की वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार की वार्ता को रचनात्मक माहौल और आपसी सम्मान पर आधारित बताया। वार्ता के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने किया, जबकि ईरान का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने किया। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने मुख्य मध्यस्थ के रूप में काम किया और अलग अलग कमरों में बैठे प्रतिनिधिमंडलों के बीच संदेश भी पहुंचाए। और अमेरिका में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 के कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत के ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वियतनाम की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जोड़ी ने एक रोमांचक मुकाबले में चीनी ताइपेई के हुआंग जोऊ और चेन ची लुन की जोड़ी को हराकर खिताब जीता है।
और बिहार में इस साल 1 जून से 10 जून तक राजगीर में कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शनिवार को हस्ताक्षर किए गए। विश्व कप में 14 टीमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, नीदरलैंड, जापान, पोलैंड, युगांडा, केन्या, हंगरी, थाईलैंड, नेपाल, जर्मनी और अर्जेंटीना भाग लेंगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।